देख कर जी रहे हैं हम। 55 की उम्र में खुद को 22 का समझने वाली माधवी दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में गर्म पानी से नहाकर कांपती आवाज में गाना गुनगुनाते हुए आईने के सामने आती है। कौन कहेगा मेरी उम्र 55 है। आजकल की लड़कियां तो मेरी भी बड़ी बहन लगती हैं। खुद की तारीफ करते हुए माधवी हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। हाय माधवी, कितनी सुंदर है तू। तुझसे सुंदर तो शायद ही कोई लड़की होगी। और ये बाल जैसे काली घटाएं। हाय। माधवी खुद की तारीफ में खोई हुई थी। तभी कमरे में माधवी के पति प्राणनाथ आते हैं। यही बात जरा हीटर बंद करके कहना। छोड़ो, तुम्हारी काली घटाएं तो शादी हो गई हैं। कहीं ठंड से चेहरा पीला न पड़ जाए। आपको तो कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। पूरी जिंदगी बस बूढ़ों की तरह बिता दी। तो क्या करूं? तुम्हारी तरह बच्चियों के कपड़े पहनकर घूमूं या जीन्स पहनकर तुम्हारे साथ सिनेमा देखने चलूं? तुम्हें मेरे साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाश्ता बना है, बच्चों को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। प्राणनाथ माधवी के मॉडर्न अंदाज से हमेशा से परेशान था, पर माधवी को इस बात की परवाह नहीं थी। वो अपने मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े में तैयार होती है, मेकअप करती है और नाश्ता करने जाने लगती है। इन्हें क्या पता कि फैशन किसे कहते हैं। जब देखो मेरे कपड़ों पर ताने कसते हैं। खुद के मॉडर्न होने की तारीफ करते हुए माधवी डाइनिंग टेबल पर आती है, जहां पहले से ही प्राणनाथ और माधवी के 4 बेटे राघव, सुमित, अनिल और तरुण बैठे हुए होते हैं। गुड मॉर्निंग माय सन। मेरी न्यू ड्रेस कैसी लग रही है? माँ, तुम तो कॉलेज की किसी लड़की जैसी लग रही हो, बस तुम्हारे सादे बाल। तरुण की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी माधवी नाश्ता छोड़कर कहती है, क्या बाल? ये तो अभी आधे घंटे में काले कर लूंगी। माधवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्राणनाथ नाश्ता छोड़कर खड़े होते हुए कहते हैं, किसे दिखाने के लिए? मैं तो नहीं कहता कि तुम इस तरह तैयार हुआ करो, और अगर तैयार होना भी है तो भारतीय कपड़ों में तैयार हुआ करो। मैं पूछता हूँ, कल जब तुम्हारी 4 बेटों की शादी होगी तो तुम अपनी बहू को क्या सिखाओगी? गाढ़ी लिपस्टिक लगाना और ठुमक ठुमक कर चलना। प्राणनाथ के गुस्से के सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। चारों बेटे चुपचाप नाश्ता करते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं प्राणनाथ सर्द हवाओं के साथ अपने सरदार दोस्त के गैराज चला आता है। अरे वीरे, तू इत्थे बोल, क्या पिएगा? स्माइली सिंह प्राणनाथ के चेहरे की उदासी पकड़ लेता है। ओ पाजी, सब ठीक तो है ना? फिर परेशानी? अब तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपनी भाभी को जानता ही है। नए जमाने का रंग उस पर ऐसा चढ़ा है कि पुरानी मिट्टी की खुशबू भूल गई है। ओ जी, ये भी कोई प्रॉब्लम है? तू भी भाभी नाली जीन्स पहन। मुझे चिंता है कहीं मेरी बीवी मेरे चारों बेटों के लिए अपने जैसी बिना संस्कार की बहू ना ले आए। वो तो बूढ़ी हो गई है, पर बहुएं तो जवान होंगी। उनके संस्कारों पर मेरे घर की इज्जत चलेगी। प्राणनाथ को एक ही डर था कि कहीं उसके घर संस्कार विहीन बहू ना आ जाए। इसी तरह प्राणनाथ और इस्माइली सिंह थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। तभी, अपने बच्चों के लिए पत्नी आप ही ढूंढो। इससे पहले कि भाभी जी कोई लड़की ढूंढे, आप फटाफट अपने बेटों की शादी करवा दो। पर मुझे शहर में संस्कारों वाली लड़की कहाँ मिलेगी? और फिर कोई ना कोई तो मेरी बीवी को बता ही देगा। इसका भी उपाय है मेरे पास। तुसी ऐसा करो जी, अपने गांव में ढूंढो। भाभी जी को खबर भी नहीं पड़ेगी और अपने पसंद की लड़की भी मिल जाएगी। ये कही ना तूने कुछ अच्छी बात। मैं आज ही अपने गाँव के पंडित जी को रिश्ता ढूंढने के लिए कहता हूँ। प्राणनाथ गैराज से निकल जाता है और रास्ते में चलते हुए अपने गाँव के पंडित से फोन पर बात करता है। राम राम पंडित जी, मैं कह रहा था कि कोई बढ़िया रिश्ता हो तो बताइए। रिश्ता तो बहुत है, आपको किसके लिए चाहिए जजमान? अपने 4 बेटों के लिए चाहिए, और जल्द चाहिए। इसी तरह बात करते हुए प्राणनाथ एक पार्क की सीट पर बैठ जाते हैं। मुझे अपने बेटों के लिए लड़की संस्कारी ही चाहिए, नए जमाने की लड़कियां नहीं। ऐसा कीजिए, कल ही आकर लड़कियां देख लीजिए। 4 बहनें हैं, घर की जिम्मेदारियों के अलावा और कुछ नहीं सीखा उन्होंने। प्राणनाथ को रिश्ता अच्छा लगता है और वो रात में बेटों के कमरे में चुपके से जाकर अपने बेटे को सारी बात बताता है। मैंने तुम चारों के लिए गांव में बात चलाई है। कल सुबह 3 बजे हम लोगों को गांव के लिए रवाना होना है। सुबह 3 बजे? इतनी ठंड में सुबह 3 बजे? इतनी धुंध होगी, रास्ते में कुछ दिखाई ही नहीं देगा पिताजी। हम जाएंगे कैसे? ठंड में तो हम किसी तरह चले जाएंगे, पर माँ कैसे जाएगी इतनी ठंड में? नहीं नहीं, सुबह नहीं निकल सकते, थोड़ी देर करके निकलेंगे। अपने सभी बेटों की बात सुनकर प्राणनाथ गुस्से को दबाते हुए कहता है, चुप करो बेवकूफ, चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ को बता दोगे क्या? हम कल सुबह ही जाएंगे और सिर्फ हम ही जा रहे हैं, तुम्हारी माँ नहीं जा रही है, और उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, समझे? क्यों? माँ क्यों नहीं चलेगी? वो भी तो लड़की को देखेंगी। और तुम्हारी माँ के जैसे लक्षण हैं, गांव में तो उन्हें नहीं लेकर जाया जा सकता, और लड़की देखने तो बिल्कुल भी नहीं। लोग तुम्हारी माँ को देखकर ही हमें भगा देंगे। प्राणनाथ अपने कमरे में चले जाते हैं और प्राणनाथ की बात सुनकर चारों भाई मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह के 3 बजते हैं। प्राणनाथ बिना अपनी पत्नी को पता चले अपने बेटों के साथ घर के बाहर निकलता है। बर्फ सी ठंडी हवाओं में चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, पत्तों पर ओस गिरी हुई थी और दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पापा, आपको भी इतनी ठंड में ही लड़की मिली?
इस ठंड में आपके गांव पहुंचते पहुंचते हम बर्फ बन जाएंगे। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है, तुम लोग पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। प्राणनाथ ड्राइविंग सीट पर जा बैठे हैं और आधी नींद में उठे चारों बेटे गाड़ी में बैठकर गांव के लिए रवाना होते हैं। उठो बेशर्मो, हम पहुंच गए। सुबह के 10 बजे प्राणनाथ अपने बेटों के साथ गांव पहुंच जाता है और फिर जयंत और पुष्पा की बेटियों को देखने जाता है। नमस्ते, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्राणनाथ ठंड से कांपते हुए कुछ कह नहीं पाता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं, वो ठंड ज्यादा है ना, इसीलिए पिताजी। उसका उपाय तो 2 मिनट में हो जाएगा। जयंत हंसते हंसते बात खत्म करता है और अपनी बेटियों को बुलाता है। बेटियों, मेहमानों के लिए जरा गर्मा गर्म चाय लाना। जयंत की चारों बेटियां सबके लिए चाय लेकर बाहर आती हैं और पहली नजर में ही चारों बेटों को वो पसंद आ जाती हैं। पापा बता रहे थे कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा क्यों? मेरी ही गलती से ये लोग कभी पढ़ नहीं पाई। मैं 4 बेटियों की जिम्मेदारी उठाने लायक कभी बन ही नहीं पाया, पर मैंने उनकी शादियों के लिए कुछ रुपए जमा किए हैं, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। और मेरी बेटियों में संस्कारों और घरेलू सीख की भी कोई कमी नहीं है। तभी गर्मा गर्म चाय पीते हुए प्राणनाथ कहता है, वो तो मैं आपकी बेटियों के हाथ की चाय पीकर ही समझ गया। मैं तो बस आप लोगों से मिलकर शादी की बात करने आया हूँ। लड़कियाँ तो मुझे पहले से ही पसंद हैं। बेटों को अपनी माँ की गैर मौजूदगी थोड़ी खल रही थी और चारों बहनों की सादगी ने चारों बेटों के दिल को जीत लिया था और पहली मुलाकात में ही प्राणनाथ ने शादी की डेट फिक्स कर दी, जहाँ घर पर माधवी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बिना लड़की से मिलवाए आपने रिश्ता फिक्स कर दिया और डेट भी निकलवा ली। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, कैंसिल कीजिए शादी। मैं अपने पढ़े लिखे बेटों की शादी किसी अनपढ़ गाँव की लड़की से नहीं करवाऊंगी। अरे भाग्यवान, रिश्ता और लड़कियों का स्वभाव दोनों काफी अच्छा है। माधवी प्राणनाथ से बात कर ही रही थी कि तभी घर आई सहेली उसकी बातें सुनकर उसके कान में कहती है, अरे दीदी ठीक ही है ना, गाँव की लड़की है, जैसा आप कहेंगी वैसे रहेगी, रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। ट्विंकल स्माइली सिंह की बीवी थी जो अपने पति के कहने पर माधवी को शादी के लिए राजी करवाती है। देखते देखते शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। शादियों की सारी तैयारियां हो जाती हैं और शादी वाले दिन माधवी मॉडर्न कपड़ों में अपने बेटों की बारात निकालती है, जहां मैरिज हॉल में वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लेंगे। शादी शुरू होती है और सभी रस्में और रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। वहीं शादी में आए एक न्यू मैरिड कपल को देखकर माधवी अपने पुराने दिनों को याद करती है। काश मैं भी अपनी जवानी में खुलकर जी पाती। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इनके जैसे आउटडेटेड से ना करवाकर अगर किसी मॉडर्न लड़के से कराई होती तो मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाती। शादी में आए जोड़े को देखकर माधवी को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। ओह, तो इस बुढ़ी को अपनी जवानी जीनी, मैं इसे इसकी जवानी के दिन याद दिलाता हूँ। बुरे मंसूबों वाला राहुल तुरंत माधवी के पास जाता है। एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? आप मुझे बेटा मत कहिए, मेरे से 2 साल छोटी ही लग रही हैं आप। वैसे मेरा नाम राहुल है। खुद को हमेशा जवान समझने वाली माधवी को राहुल की झूठी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। गुड लुकिंग और हैंडसम राहुल माधवी के बगल में बैठ जाता है। वैसे मैं कह रहा था कि इस पूरे फंक्शन में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है और आपकी फेसिंग सेंस सबसे अच्छी है। कोई तो है जो मुझ मॉडर्न को समझ सका, वरना मेरे घर वाले तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। वो लोग कोहिनूर को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपकी आंखों को देखकर लगता है इसमें डूब जाऊं, और आपके बालों का क्या ही कहना। आहा। अरे तुम भी ना कैसी कैसी बातें कर रहे हो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। सच में आपकी गहरी आंखें, गुलाबी होंठ, मुलायम बाल और आपकी मीठी आवाज, बस मन करता है आपसे बातें ही करते रह जाऊं। राहुल की मीठी मीठी बातों से माधवी पिघल जाती है। हाँ तो करो ना बातें, मुझे किसी दोस्त की ही तो कमी खलती है। पर कब तक, जब तक शादी नहीं हो जाती। मुझे तो हमेशा आपसे बातें करनी है। ओफो, बस इतनी सी बात। ये लो मेरा नंबर, जब मुझसे बात करने का मन करे फोन कर लेना। माधवी को राहुल से बातें करते देख शादी में आए रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं। देख रही हैं आप लोग, बेशर्मी किस कदर बढ़ गई है। बूढ़ी हो रही औरत मॉडर्न कपड़े पहने घूम रही है। ये दूल्हे की माँ है ना, वो बारात में क्या कर रही है? उसे तो घर पर होना चाहिए। देखो जरा अपने बेटे की उम्र के लड़के से किस तरह हंसते हुए बेशर्मी से बात कर रही है। ऐसे ही पटाखों की धूम धड़ाके, पंडित के मंत्र और लोगों की कानाफूसी के बीच प्राणनाथ और जयंत रिश्तेदार बन जाते हैं, जहां चारों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं और मॉडर्न ड्रेस में माधवी गृह प्रवेश करवाती है। ओह गॉड, ये ओल्ड फैशन। सिर्फ आपके कहने पर मैं कर रही हूँ ये सब, वरना मैं बहुत मॉडर्न हूँ
और बहू, तुम भी अब मेरे साथ मॉडर्न बनना। हाँ माँ जी, हम आपकी सिखाई सारी बातें सीखेंगी। कोई जरूरत नहीं है बहू अपनी सास से सीखने की, उसे बस बुढ़ापे में शहरी हवा लग गई है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, अपने संस्कारों का कुछ हिस्सा अपनी सास को भी सिखाओ। माधवी अपने पति की बात से नाराज होकर आरती की थाली प्राणनाथ को पकड़ाते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। एक तो बिना मुझसे पूछे मेरे बेटों की शादी करवा दी, ऊपर से बहू को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। इससे अच्छा तो राहुल ही है। माधवी राहुल का नाम लेती ही है कि तभी माधवी को राहुल का फोन आ जाता है। हेलो, कौन? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? मैं राहुल। राहुल का नाम सुनते ही माधवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तुमने बड़ी देर कर दी फोन करने में। मैं कल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। इंतजार तो मेरी आंखें कर रही हैं, तुम्हारे सुंदर चेहरे को दोबारा देखने के लिए। हट, तुम भी ना, जब देखो मीठी मीठी बातें। तो बताओ फिर कब मिल रहे हैं हम लोग? तुम तो बड़े बेचैन हो, हमें मिले बस एक दिन ही तो हुआ है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, कल दोपहर कॉफी पर मिलते हैं। माधवी राहुल की चाशनी जैसी बातों में आ जाती है और उससे मिलने के लिए हाँ कह देती है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बेचैन मत हो। तभी कमरे में प्राणनाथ आ जाता है। माधवी घबराकर फोन काट देती है और पसीने से भर जाती है। इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है, क्या बात है? और मेरे आने पर तुम इतना घबरा क्यों गई? माधवी तेजी से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहती है। मैं क्यों घबराऊंगी? और पसीना तो हीटर बहुत तेज है, इसलिए थोड़ा पसीना हो गया होगा। तुम और तुम्हारी बिना सिर पैर की बातें। मैं तो चला सोने, तुम भी रात भर जागते मत रहना, सो जाओ। प्राणनाथ कमरे की लाइट्स बुझाकर सो जाता है और माधवी सिर्फ सोने की एक्टिंग करती है और रात भर राहुल से बातें करते हुए रात बिता देती है। जहाँ अगले दिन आज बहू की पहली रसोई है और उनकी सास घोड़े बेचकर सो रही है। इससे पहले कि बहुएं यहाँ आए, मैं ही उनकी पहली रसोई करवाता हूँ। देर रात सोई माधवी सुबह 11 बजे उठती है और सीधे तैयार होने लगती है। आज तो मैं इस तरह तैयार होंगी कि। अब किसके लिए तैयार हो रही हो? बहुओं की पहली रसोई में तो तुम सो रही थी, मैंने बहू की रसोई करवाई। कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुम्हें? मुझे आपके पुराने रीति रिवाज में दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। डोंट स्पॉइल माई मूड। माधवी अपनी मॉडर्न बॉडी शोइंग ड्रेस पहनकर ठंडी हवाओं के साथ कॉफी शॉप चली जाती है। ओह माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। कोई हक नहीं है आपको इतना सुंदर दिखने का। क्या मैं सच में तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहो तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूं। नहीं, मैं शादी तो नहीं कर सकती, पर मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इसका मतलब आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाँ, आई लव यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राहुल माधवी को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है और छुप छुप कर मिलना और रात भर फोन पर बातें करना ये एक सिलसिला बन जाता है। इसी तरह एक दिन रात में माधवी राहुल से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ डार्लिंग, हम कल मूवी देखने चलेंगे। पैसों की चिंता तुम क्यों करते हो, मैं हूँ ना। तभी अचानक बहुएं माधवी के कमरे में आ जाती हैं, जिन्हें देख माधवी घबरा जाती है। सासू माँ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। गलती? मेरी कौन सी गलती? और तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ खाने के बारे में पूछने आई थी। तुम लोगों को जो सही लगे बना लो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। माधवी राहुल से मिलने चली जाती है, पर माधवी की अजीब हरकतें देखकर बहू को दाल में कुछ काला लगता है। जिसके बाद चारों बहुएं किचन में बात करते हुए, दीदी घर में तो सब्जी ही नहीं है, हम रात के खाने के लिए क्या बनाएं? सासू माँ तो बाहर गई हैं, चलो हम ही सब्जी लेकर आते हैं। चारों बहुएं अपने ससुर से पैसे लेकर हल्की धूप पर ठंडी हवाओं में बाजार सब्जी लेने चली आती हैं। जी भाभी जी, बोलिए क्या दूं? भैया 1 किलो आलू और 2 किलो हरी मटर दे दो। बहू को सब्जी खरीदते देख सब्जी खरीदने आई पड़ोसन कहती है, अरे बहू, अभी तो तुम्हारी सास बाजार आई थी, तुम भी आ गई। पर हमारी सास तो किसी से मिलने गई है। मैंने अच्छे से देखा, तुम्हारी सास ही थी, बाइक पर बैठकर चली गई। शायद तुम में से किसी का पति था। उर्मिला ने जिस लड़के को देखा था वो राहुल था। माधवी राहुल के साथ बाइक पर फिल्म देखने गई थी, पर बहू को लगता है कि सासू माँ ने सब्जी खरीद ली है, इसीलिए बिना सब्जी खरीदे ही सारी बहुएं घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ माधवी और राहुल मूवी देखकर बाहर निकलते हैं। कितनी अच्छी मूवी है ना? ओह, मूवी अच्छी थी। तुमने क्या आंखें बंद कर रखी थी? आंखें खोली थी और पूरे 3 घंटे तुम्हें ही देख रही थी। ओहो, तुम और तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें। मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। माधवी शाम की ठंडी हवा में कांपते हुए जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचती है, जहाँ चारों बहुएं सब्जी के इंतजार में खड़ी होती हैं, पर माधवी के खाली हाथों को देखकर चौंक जाती हैं। सासू माँ, सब्जियाँ कहाँ हैं? सब्जी? मुझे क्या पता सब्जी कहाँ है। आपकी एक सहेली ने बताया आप बाजार में किसी लड़के के साथ सब्जियाँ ले रही थी। वो लड़का कौन था और आपने सब्जियाँ क्यों नहीं ली?
कौन लड़का? कैसा लड़का? और मैं सब्जी मंडी नहीं गई थी। माधवी हमेशा की तरह घबराकर पसीना पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सासू माँ इतना घबरा कैसे जाती है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है दीदी, पता लगाना चाहिए। हाँ, मैंने भी कई बार देखा है, सासू माँ किसी से बात कर रही होती है और हमें देखते ही तेजी से फोन रख देती है और पसीने से भर जाती है। हमारे पतियों ने हमें फोन चलाना सिखाया है। ऐसा करते हैं, फोन में कैमरा चालू कर सासू माँ के कमरे में छुपा देते हैं। चारों बहुएं माधवी के कमरे में कैमरा चालू करके अपने फोन छुपा कर चली जाती हैं और फिर थोड़ी देर में माधवी अपने कमरे में आती है। राहुल का मिस कॉल, उसे कॉल कर लेती हूँ। हाय स्वीट हार्ट, तुमने कॉल किया था? अच्छा हुआ तुमने फोन किया यार, मैं बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो है, पर तुम ठीक हो ना? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे कुछ पैसे दोगी कैसे? मेरी बहू के होते हुए घर से पैसे लेकर निकलना मुश्किल है। ठीक है, मैं रात के 2 बजे तुम्हारे छत पर आऊंगा, तुम वहाँ पैसे लेकर आना। माधवी राहुल से बात करके कमरे में चली जाती है और तभी पीछे से चारों बहुएं माधवी के कमरे में जाकर अपना फोन निकाल लेती हैं और दोनों के बीच हुई सारी बातें सुन लेती हैं। रात के 2 बज जाते हैं। माधवी जाग जाती है। 2 बज गए, राहुल आता ही होगा। माधवी अपने तकिए के नीचे से पैसे लेकर दबे पांव कमरे से निकलकर कड़कड़ाती ठंड में छत पर चली आती है। बेचारा मेरा प्यारा राहुल, इतनी ठंड में उसे चोरों की तरह मेरे घर पैसे लेने आना पड़ रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं में कांपती हुई माधवी बिना गर्म कपड़े पहने राहुल के इंतजार में छत पर खड़ी उससे बातें कर ही रही थी कि तभी राहुल घर के नीचे से माधवी को आवाज लगाता है। तुम ऊपर कैसे आओगे? राहुल माधवी को हल्की सी स्माइल देता है और खुद को देखने का इशारा करते हुए पाइप से छत पर चढ़ने लगता है। वहीं बहुएं अपने परिवार को साथ लेकर माधवी को रंगे हाथ पकड़ने छत के दरवाजे के पीछे छुप जाती है। संभाल कर। गुड फिजिक वाला राहुल फटाफट पाइप से छत पर चढ़कर आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या जरूरत थी पाइप से चढ़कर आने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे लिए तो मैं चांद पर चढ़ जाऊं, ये पाइप कौन सी बड़ी बात है। राहुल की मीठी मीठी बातें सुनकर माधवी उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। मैंने सोचा था गवार बहुएं आएंगी तो उन्हें मैं अपने मुताबिक चीज सिखाऊंगी, पर इन्हें तो संस्कार के कीड़े ने काटा है। इस बुढ़ी से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। इतनी ठंड में मुझे इम्प्रेस करने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं पहने। मैं जल्दी से पैसे लेकर निकलता हूँ। ठंडी हवा में कांपती हुई माधवी हिम्मत नहीं हारती है और प्यार भरी आवाज में राहुल से कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं किस तरह तुमसे मिले बिना मेरे दिन कटते हैं। आज इतने दिन बाद हम साथ में बैठे हैं और तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो। मेरा मन भी बहुत है इस चांदनी रात में तुम्हारा हाथ पकड़े तुमसे बात करने का, पर क्या करूं, मजबूरी है, वरना इतनी रात में तुम्हें परेशान नहीं करता। राहुल माधवी के सिर को अपने कंधे से हटा खड़ा होता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें ठंड लग रही है, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर तुम कहते हो तो ठीक है। राहुल से विदा लेते हुए माधवी अपने साथ लाए पैसे कांपते हाथों से राहुल की तरफ बढ़ाती है। ये तुम्हारे पैसे। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुमसे ये पैसे नहीं लेता। मैं बहुत जल्दी ये पैसे लौटा दूंगा। राहुल माधवी के हाथ से पैसे लेकर अपनी जेब में रखता है। तभी दरवाजे के पीछे छुपी माधवी की चारों बहुएं पूरे परिवार समेत छत पर आ जाती हैं। रुक जाइए सासू माँ, इस फरेबी को 1 रुपया मत दीजिएगा। सासू माँ, ये फरेबी आपको धोखा दे रहा है। चारों बहुओं को देखकर राहुल घबराकर भागने की कोशिश करने लगता है। ठीक है माधवी, मैं चलता हूँ। तरुण पकड़ इसे, भाग ना पाए। माधवी के चारों बेटे दौड़कर राहुल को पकड़ लेते हैं। कहाँ भागता है, हम भाइयों से तो मिल ले, मारो इसे, इसने हमारी माँ के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। राघव अपने पिता को संभालता है और अनिल, तरुण, सुमित तीनों भाई राहुल को मारने लगते हैं। राहुल को मार खाता देख माधवी अपने बेटों को रोकने लगती है। छोड़ दो मेरे राहुल को, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। प्लीज तरुण बेटा मत मारो उसे, सुमित छोड़ दे उसे बेटा। रुक जाइए आप लोग, सासू माँ के दिए हुए पैसे लेकर इस फरेबी को कानून के हवाले कर देते हैं। पुलिस की बात सुनकर घबराया राहुल भाइयों को धकेलते हुए, नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। राहुल खुद ही अपनी जेब से पैसे फेंक कर छत से कूदकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड होने के सदमे को झेलते हुए प्राणनाथ, मैं समझता था तुम्हें शहरी हवा लगी है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम बेशर्मी पर उतर आओगी। अगर बहू ने तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता नहीं लगाया
होता तो न जाने कितने दिन तक वो फरेबी तुम्हें और तुम हमें धोखा देती रहती। अपने टूटे दिल को संभालते हुए प्राणनाथ अपने बेटों के साथ घर में चला जाता है। वहीं माधवी अपनी चारों बहुओं को दोषी ठहराती है। मिल गया सुकून, मेरी हरी भरी जिंदगी को काटे बोकर। अभी तो बस मैंने जिंदगी जीना शुरू किया था, तुम गवारों की वजह से मेरा बसा बसाया घर और हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो गया। ये बोलते ही माधवी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कई रातों से जागी माधवी अपने पति की डांट बर्दाश्त नहीं कर पाती और कड़कड़ाती ठंड में बेहोश हो जाती है। सासू माँ, दीदी ये क्या हो गया सासू माँ को? लगता है सासू माँ को ठंड लग गई है, इन्हें जल्दी कमरे में ले चलो। चारों गवार बहुएं बेहोश माधवी को उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटाती हैं। अरे क्या हुआ मेरी माधवी को? ये बेहोश कैसे हो गई? हमें लगता है सासू माँ को ठंड लग गई है। आप लोगों के जाने के बाद सासू माँ फूट फूट कर रोने लगी और बेहोश हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। प्राणनाथ आंखों में आंसू लिए माधवी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, नहीं बहू, रात बहुत हो गई है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी बीवी का ध्यान मैं खुद रखूंगा। प्राणनाथ अपनी चारों बहुओं को कमरे के बाहर भेज देता है और खुद बेहोश माधवी के पास आता है। मुझे माफ कर दो माधवी, शायद मैं ही ज्यादा बोल गया, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं सका। प्राणनाथ अपना दुखी मन लिए माधवी के पास हीटर लगाता है और खुद बेहोश माधवी के पास बैठकर सारी रात उससे बात करता है और उसका ख्याल रखता है। कभी उसके पैर दबाता है तो कभी उसका सिर दबाता है और उसे बहुत सारी कंबल उड़ाता है। ऐसे ही सारी रात माधवी का ख्याल रखते हुए सुबह हो जाती है, जिसके बाद प्राणनाथ किचन में चाय बनाने आता है। कई दिन हो गए अपनी धर्मपत्नी को चाय नहीं पिलाई, आज उसे अपने हाथों की चाय पिलाऊंगा। प्राणनाथ चाय बनाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ चारों बहुओं के सामने माधवी होश में आ जाती है। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मेरा राहुल। नास पीटे ने सासू माँ पर न जाने कैसा जादू कर दिया है, नींद में भी उसी का नाम ले रही है। चारों बहुएं बातें कर ही रही थीं कि तभी प्राणनाथ चाय लेकर आ जाता है और माधवी को राहुल का नाम लेते सुन लेता है। इस अकल की अंधी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी। प्राणनाथ चाय का कप फेंक कर गुस्से में चला जाता है। कप टूटने की आवाज से माधवी झटके से जाग जाती है। क्या हुआ? क्या टूटा? अभी टूटा नहीं है सासू माँ, पर टूट सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जिस राहुल को आप अपना समझ रहे हैं वो आपका अपना नहीं है, आपके अपने आपके घर वाले हैं, आपके पति हैं। चारों बहुएं माधवी को कल रात की बातें याद दिलाती हुई कहती हैं, कल रात से अब तक आपका पूरा ख्याल बाबूजी ने ही रखा है, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। आपके पाँव में तेल लगाया, आपके आसपास हीटर लगाई और सारी रात आपसे बातें कर रहे थे। इतना ही नहीं, सुबह सुबह आपके लिए चाय बनाकर लाए थे। पर आप तो उस फरेबी के बारे में ही सोच रही हैं, जिसने आपको बीच मझधार में धोखा दे दिया। नहीं, राहुल मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये आपकी गलतफहमी है। हमने उसे उसकी प्रेमिका से बात करते हुए सुना है। उसने आपको सिर्फ पैसे का एक जरिया बनाया था। बहू की आंखों में सच्चाई देखकर माधवी उनकी बातों पर यकीन कर लेती है और अपनी आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहती है, तुम लोग जानती हो बहू, जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी तब भी इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था, पर आज मेरे जीवन साथी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब मैं क्या करूं? अभी भी बाबूजी के मन में आपके लिए वही प्यार है, बस आपको उन्हें यकीन दिलाना है कि आप अपनी गलती समझ गई हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाबूजी को अपनी पुरानी झलक दिखलाइए, इस दिखावटी विदेशी तामझाम को छोड़कर अपने भारतीय संस्कृति में लौट आइए। माधवी को सच्चाई से मिलवाकर चारों बहुएं उसके कमरे में चली जाती हैं। माधवी उठ खड़ी होती है और अपने मॉडर्न कपड़ों को भुलाकर सुंदर सी साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है और मॉडर्न मेकअप की जगह भारतीय तरीके से खुद का श्रृंगार करती है। बहुत हो गया मॉडर्न बनना, अब मैं अपने पति की जीवन साथी बनूंगी। माधवी मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास से हॉल में गुस्से में बैठे अपने पति के पास आती है। माधवी को साड़ी में देखकर प्राणनाथ पूछता है, तुम साड़ी में? मैं तो भूल ही गया था तुम साड़ी में दिखती कैसी थी, साक्षात अन्नपूर्णा लग रही हो। मैं भी भूल गई थी कि आप किस तरह मेरी साड़ी की तारीफ किया करते थे। मैं हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनकर आपको अपनी तारीफ करने कहती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा